पक्का समझ लूं कि समझ आ गया था सभी को? चलो भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? वो टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस भी नहीं, कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो यूज़ किया गया था न्यूक्लियस की डेवलपमेंट को समझने के लिए? नाम बताएं उस ऑर्गेनिज्म का। हाँ भाई, न्यूक्लियस की डेवलपमेंट में जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया था कितने सेल का बना हुआ था? अल्जी थी, एसिटाब्यूलेरिया नाम था, यूनिसेल्यूलर थी। चलो भाई, चलो भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो चलो चलो, आवाज सही आ रही है बिल्कुल। नाउ आज हम ये चैप्टर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और देखिए भाई, टॉपिक जो है अभी मक्खन मलाई जैसा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है अभी। इजी टॉपिक है बिल्कुल। टॉपिक का नाम क्या है सुने? टॉपिक का नाम है एजिंग। क्या है नाम टॉपिक का? एजिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन? ओहो, एजिंग। तो भाई सुने, हाँ साइटोप्लाज्म को छोड़ दें साइटोप्लाज्म को दिखाता हूं। ग्रे क्रेसेंट का रोल अभी तक आपको समझ नहीं आया, बड़ी बात है भाई। पढ़ा दिया है, मैं दिखा रहा हूं आपको, फिर भी सारी रीडिंग करवा रहा हूं। अभी ये सुने, एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब है बॉडी के सेल्स का जो फंक्शन है ना, फंक्शन है उसका कम होना। अगर बॉडी का फंक्शन कम होता जाएगा तो फाइनली क्या होगी? डेथ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एजिंग प्रमोट कर रहा है डेथ को? चलो, अभी सवाल यह है कि बॉडी कैसे फंक्शन को कम करेगी, कैसे डिटेरियोरेशन होगी, कैसे फंक्शन की कमी होगी बॉडी के फंक्शंस की? सुने भाई, मैं लिखता जा रहा हूं एक लिस्ट, बताते जाना मुझे। अगर कोई डिजीज हो, उस डिजीज के लगने से बॉडी काम बढ़ाएगी या कम करेगी? नॉर्मल फंक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। अब इसको बड़े बड़े एरियाज में देखते हैं कि कैसे। सपोज करें बीमारी कौन सी है? शुगर। तो शुगर में ग्लूकोज बैलेंस नहीं होता, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता बॉडी को, ठीक है। कौन से सेल मर जाते हैं या कौन से सेल काम नहीं करते? या तो लिवर के रिसेप्टर काम नहीं करते, या तो इंसुलिन बनाने वाले काम नहीं करते, बीटा सेल। चलो भाई, तो शुगर में बॉडी का फंक्शन कम होता है। क्या इस शुगर का किसी और ऑर्गन पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? हाँ भाई, लिवर पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है। किडनी यूरिन में ग्लूकोज को लॉस करती है। तो देखिए, एक डिजीज का मैंने एग्जांपल लिया है जिसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। और सुने, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, तो मुझे बताएं उसमें बुखार होगा कि नहीं होगा? अगर बुखार होगा, फीवर होगा, अगर फीवर होगा तो फीवर के दौरान बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। बॉडी के एंजाइम सही काम करेंगे? नहीं करेंगे।
एनर्जी की कमी होगी कि नहीं होगी, वीकनेस होगी कि नहीं होगी, होगी। तो जो सेल मरने वाले होंगे वो तो जल्दी में मर जाएंगे ना ऐसी कंडीशन में। तो सेल की डेथ बताएं, डिजीज में सेल की डेथ होगी कि नहीं होगी, बॉडी के सेल्स की डेथ होगी, डेथ होगी, डेथ होगी। अच्छा, उसके अलावा डिजीज को छोड़ें और बात पे आते हैं, डाइट पर, डाइट पर, फूड पर। जो आप फूड खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाला, जो फूड खाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाला फैटी फूड, क्या इससे बॉडी का फंक्शन कम होता है कि नहीं होता? ब्लड वेसल नैरो बनती है कि नहीं बनती? ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है कि नहीं आती? हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, होते हैं, बिल्कुल। तो डाइट में ख्याल रखना चाहिए, प्रोटीनियस और शुगर वाला फूड खाना चाहिए। फूड जितना खाएं, उसके अलावा क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और जो एक्सरसाइज नहीं करता, और जो एक्सरसाइज नहीं करता उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि कम होगा? जो एक्सरसाइज नहीं करेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर भी वही बात, फिर भी मसला होगा। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे, एक और बात बताएं मुझे, अगर अगर कोई जो आदमी है वो बॉडी वो एजिड हो रहा है, एजिड हो रहा है, तो अब आते हैं एजिड होने पर, मैंने ये कुछ एग्जांपल दे दिए हैं आपको कि डिजीज में या डाइट पे या एक्सरसाइज में बॉडी के फंक्शंस कम होते जाते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इधर एक और बात बता रहा हूं आपको, मुझे बताएं क्या जीन ऐसे हैं कि कोई जीन एक मर्तबा रिप्लिकेट करता है, या मतलब काम करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है, कोई 50 दफ़ा काम करता है, कोई 100 दफ़ा, तो किसी जीन की लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड बार काम करता है, ऐसा है कि नहीं है? है। तो मुझे बताएं, मुझे बताएं, अगर इंसुलिन, अगर रिसेप्टर बनाने वाला, शुगर वाली बीमारी में रिसेप्टर बनाने वाला जीन एक आदमी के पास 50 मरतबा रिपेयर कर रहा है, दूसरे आदमी के पास 500 दफा रिपेयर कर रहा है जीन उस रिसेप्टर को, किस बंदे को पहले शुगर होगी? जिसमें जीन के पास कैपेसिटी कम है, कम है, कम है। तो इन दोनों में से म्यूटेंट जीन किसको कहेंगे? जो कम में काम करेगा या जो ज्यादा काम करेगा? जो कम काम करेगा, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने रिसेप्टर की बात कर ली। अभी आपके बॉडी के कितने जीन हैं? सारे के सारे जीन एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच एक जितना काम करते हैं? नहीं, अलग अलग काम करते हैं। तो भाई ये कह रहा है एजिंग होने के दो रीजन्स हैं। एक जो रीजन्स है एजिंग होने का, एक जो रीजन है वो ये है, कौन सा है वो कह रहा है जेनेटिक ओरिजिन है। जेनेटिक ओरिजिन, जेनेटिक ओरिजिन एक रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो म्यूटेशन है, म्यूटेशन है। मतलब ये कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी बर्थ हुई है, उसको अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट 1 और 2 माँ बाप से वो बीमारी मिली है, वो जीन लोग कम काम करने वाले मिले हैं। तो मुझे बताएं, कम काम करने वाले जीन इसको पहले से मिले हुए हैं, तो इसकी जो वो जीन कम काम करेंगे तो एजिंग जल्दी हो जाएगी, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी बीमारियां लग जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी तो बॉडी का फंक्शन कम होता जाएगा जल्दी में। तो मुझे बताएं इसको क्या कहेंगे, कौन सी ओरिजिन? ओरिजिन मतलब पहले से ही, जेनेटिक ओरिजिन। अब यहाँ पे भी तो जेनेटिक का मतलब है, देखें यहाँ पे भी तो जेनेटिक ओरिजिन है, जेनेटिक है मगर ओरिजिन नहीं, गलती मैं कर रहा हूँ, ओरिजिन नहीं, म्यूटेशन। सुने, अभी कोई बच्चा पैदा हो गया है, पैदा होने के बाद बड़ा भी हो गया, बड़ा होने के बाद अभी यूवी रेडिएशन या अंदर बॉडी के अंदर वायरस या रिप्लिकेशन के दौरान एरर आ रही है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रिप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशन हो रही है, या वायरस म्यूटेशन कर रही है, या यूवी रेडिएशन म्यूटेशन कर रहे हैं। बॉडी के कौन से सेल में म्यूटेशन हो रही है? अभी
अभी सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो रही है, आपके बॉडी के सोमेटिक सेल में। बताएं ये सोमेटिक म्यूटेशन बच्चे में ट्रांसफर होगी या ऑफस्प्रिंग में? आपने कहा नहीं होगी, नहीं होगी, मगर इस आदमी को नुकसान देगी कि नहीं देगी? देगी। क्या ये जो म्यूटेशन हुई है बड़ा होने के बाद, पैदा होने के बाद, ये पेरेंट से इसको ये म्यूटेशन मिली थी? नहीं नहीं नहीं, एनवायरमेंट से मिली है। तो ये म्यूटेशन दो रीजंस हैं, या तो पैदा होने के बाद म्यूटेशन के कारण जीन म्यूटेंट होते जाएं, या तो जेनेटिकली पहले से ही, पैदा होने से ही उसको नसीब में रिसेसिव जीन मिले हों ज़्यादा। तो इन दो केसेस में एजिंग जो है वो जल्दी आ जाएगी, यानी आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। पहले आदमी होते थे 120-130 साल एज होती थी, 150 साल। अभी जो है एज वो 60 और 70 के बीच रह गई है, ठीक है, ये मैक्सिमम एज हो गई है। क्यों भाई, क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्सरसाइज नहीं है, काम नहीं है, डाइट पे फोकस नहीं है, बहुत सारे जीन म्यूटेंट हो गए हैं, एनवायरनमेंट खराब हो गया है, डिजीज बहुत लग रही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये दो कैटेगरीज हैं, जेनेटिक ओरिजिन हो सकती है एजिंग, जीन की एबनॉर्मलिटी, और म्यूटेशन से भी हो सकती है, ठीक है। दो तरीकों से एजिंग होगी। भाई सुने सुने, क्या जो बच्चा पैदा होता है बड़े होने के बाद सेल्स की डेथ नहीं होती? सेल्स की डेथ होती है, मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि सेल की डेथ होती है। मैं फिर बता रहा हूं, सुने, हाँ सुने, एग्जाम्पल दे दें भाई कौन से सेल्स की डेथ होती है। जैसे आरबीसी की डेथ होती है 120 दिन के बाद। जैसे न्यूरॉन हर रोज मरते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन मरते हैं। मुझे बताएं अगर कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिजीज लग जाए, तो बॉडी के सेल मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे भाई। अगर उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी है तो वो फिर दोबारा बनेंगे, अगर कैपेसिटी नहीं है तो दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे। मतलब दिन ब दिन जैसे आदमी बड़ा होता जा रहा है उसके बॉडी के सेल, हाँ एडल्ट होने तक सेल मर तो रहे हैं मगर बन भी रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, इसीलिए आदमी बड़ा हो जाता है। एडल्ट होने के बाद सेल मरते ज्यादा हैं और बनते कम हैं। अब मरते क्यों है, रीजन समझ आया सेल के मरने का? या तो किसी बीमारी से मरेंगे इन्फेक्शियस, या तो एपोप्टोसिस होगी। तो क्या निशानी होगी एजिंग जब होगी? कौन सी निशानियां होगी? आदमी स्ट्रांग होता जाएगा या वीक होता जाएगा? वीकनेस होगी, और नजर बड़ी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज लग जाएगी, ठीक है, सciatica लग जाएगी, बहुत सारी सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाएगी। बूढ़े आदमी को बहुत सारी डिजीज होती है ना। इम्यूनिटी क्यों कम हो जाती है बूढ़े आदमी की? आप कहेंगे सर थाइमस खत्म हो जाता है। थाइमस खत्म हो जाता है, एडमी सेल मरते हैं ना, तो जल्दी बीमार होगा तो मरने के चांसेस कब ज्यादा हैं? बुढ़ापे में या अर्ली एज में या एडल्टहुड में? ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में क्या हो रहा है, जीन के काम करने की कैपेसिटी मैक्सिमम पे आ जाती है कि भाई बस जीन कहते हैं हमने बहुत काम कर लिया, अब आगे नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है, मैंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में पढ़ाया था, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में मैंने पढ़ाया था, रिप्लिकेशन में मैंने पढ़ाया था, जेनेटिक्स में मैंने पढ़ाया था, टीलोमेयर क्रोमोसोम की चोटी होती है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टीलोमेयर पर जीन्स हैं जो कि एज को कंट्रोल करते हैं, और कुछ का ये मानना नहीं है, क्लियर नहीं है ये कि वाकई एज में ये इनका रोल है, ये क्लियर नहीं है। हमारे जो बुक में रीजंस लिखे हुए हैं ये दो हैं, और ये कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं कि ये भी कुछ फैक्टर हैं जो एजिंग को प्रमोट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, डाइट पर कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना,
ये डेथ को, एजिंग को प्रमोट करेंगे या डिले करेंगे? सलमान खान अभी तक जवान है, शाहरुख खान अभी तक जवान है, अनिल कपूर अभी तक जवान है। हाँ, उम्र कितनी हो गई है? 50 से 60 से क्रॉस करके गया है। अनिल कपूर की तो शायद एज 60 ईयर होगी, मुझे तो पता नहीं, 70 चलो भाई ठीक है। और लगते कितनी एज के हैं ये लगते हैं कम एज के। अमिताभ बच्चन, कितनी बड़ी एज होगी मगर अभी भी वो जवान है, ठीक है। तो आप भी एक्सरसाइज किया करें, आखिरी जो जिंदगी होगी वो सुकून से गुजरेगी, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, अच्छा रहेंगे बायोलॉजिकली जो है बॉडी को। देखिए ना, जब आदमी मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, ये सारी बीमारियां आके गले पर लगती हैं तो वीकनेस हो जाती है। ये मसल कम हो जाएंगी एजिंग के दौरान या मसल बढ़ती जाएंगी? मसल कम होती है, फैट अक्यूमुलेट होती है, मसल कम होती है। तो मसल कम होने से जो स्किन है उसमें रिंकल्स आ जाती हैं, झरियां पड़ जाती हैं, ठीक है, गोश्त खत्म हो जाता है। ओके, ये भाई एजिंग है। अगर हम एजिंग को बुक से देखें थोड़ा बहुत, कि एजिंग एक फैक्ट दैट बॉडी मल्टी सेल्यूलर एनिमल की अंडरगो करेगी प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन, कॉल्ड एजिंग डिटेरियोरेशन, मतलब काम कम करेगी, उसे एजिंग कहेंगे। साइंस ऑफ एजिंग को जेरेंटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और ये गेन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज डेज, ये बड़ा मसला है आजकल के दौर में, क्योंकि एज 70 तक लिमिटेड हो गई है, ठीक है। हाँ, अक्षय कुमार, चलो अब छोड़े, बहुत हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ एजिंग सेल्स स्टार्ट टू ब्रेक डाउन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। सही बात कह रहा है, एजिंग के दौरान सेल स्ट्रक्चरली भी मर जाएंगे और काम भी कम करेंगे। भाई अगर पहले 100 सेल थे इंसुलिन पैदा करने वाले, 2 मर गए, अभी 98 बचे तो काम कम हो गया ना। सांस लेने वाली मसल पहले 100 थी, अभी 90 है तो काम कम हो गया ना, ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, अगर म्यूटेशन ज्यादा हो रही है सांस लेने वाली मसल्स में और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बीमारी हो रही है, लेग की, टांगों की मसल पैरालाइज हो रही है, कौन पहले मरेगा? लंग्स वाला, रेस्पिरेटरी मसल्स वाला, इंटरकोस्टल मसल वाला, या आपका लेग्स वाला? लंग्स वाला, रेस्पिरेटरी मसल वाला, बिल्कुल, क्योंकि सांस में जब प्रॉब्लम होगा तो उड़ जाएगा। अच्छा, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो है ये भी प्रमोट करती है एजिंग को, कि नहीं? जो भी बीमारी कहें, जो भी फैक्टर कहें, वो प्रमोट करता है भाई, ये एजिंग है, which leads to the structural changes and ultimately loss the different function of the body। कहाँ के फंक्शन खत्म हो जाएंगे? जहाँ के सेल ज्यादा मरेंगे, जैसे मैंने टांग और लंग्स का एग्जांपल दे दिया। इन ह्यूमन पीपल यूजुअली डिटरमाइन ईच अदर एजेस बाय आइडेंटिफाइंग साइन ऑफ एजिंग। कैसे पहचान लेते हैं कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है? बाल सफेद होने लगे, कभी कभी बच्चे के भी हो जाते हैं, ठीक है ना, वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। कभी कभी बाल सफेद हो जाएं, स्किन में रिंकल्स पड़ जाएं, नजर कम हो जाए, भाग दौड़ ना सके, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। स्किन में रिंकल्स हो जाएं, पिगमेंटेशन हो जाए, स्किन खराब हो जाए, उसकी फेस पे पता नहीं क्या क्या बन जाता है विद रिगार्डिंग एज, पर्टिकुलरली ऑन द फेस, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज इन द स्किन पर्टिकुलरली ऑन द फेस, वीकनेस होगी, इंक्रीज होगा, डिपोजिशन ऑफ पुअर विजन होगा, ग्रेजुअल लॉस होगा, मेमोरी शॉर्ट लॉस होगी, ठीक है, डिजीज बढ़ती जाएंगी। और डिजेनरेटिव डिजीज कैसे? जैसे और ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि पैदा करने के बाद बुढ़ापा आता है, ये वो, ठीक है। तो हमें यकीन है बिल्कुल कि पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, बड़ा होने के बाद बुढ़ापा भी आएगा। ये 2 रीजंस हैं, ये जेनेटिक ओरिजिन है, ये जीन म्यूटेशन है, मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे एक और बात है जो मैंने नहीं की आपसे, मुझे कमेंट में बताएं, मुझे बताएं कि म्यूटेशन कौन करेगा बॉडी के अंदर? वायरस कर सकती है कि नहीं कर सकती है? रिप्लिकेशन के दौरान एरर हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
मुझे बताएं, फ्री रेडिकल का पता है? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं आपने। फ्री रेडिकल वो केमिकल्स हैं, वो आयंस हैं जो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। तो डीएनए तो इनएक्टिव है, नॉन एक्टिव है, लेस एक्टिव है, ठीक है, मगर ये आयंस ऐसे हाईली एक्टिव होते हैं, ऐसे हाईली आयंस एक्टिव होते हैं कि डीएनए के साथ जबरदस्ती जुड़ के उसको तोड़ देते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, 1 को, 2 को, 3 को या कुछ सेगमेंट को तोड़ देते हैं, तो ये फ्री रेडिकल हो जाते हैं। तो क्या मैं कहूँ ये म्यूटेशन करने वाले हैं, म्यूटेशन के एजेंट हैं, तो इनको कहेंगे म्यूटेजेंट। और क्या बताएं, यूवी रेडिएशन म्यूटेशन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ये चीजें आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको कहेंगे म्यूटेशन करने वाले एजेंट, म्यूटेजेंट, ठीक है। अब बताएं, अब मुझे बताएं, अगर रात को नींद कोई पूरी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, तो किसको जो एज है डिले होगी? जो नींद पूरी करेगा। क्यों भाई, क्यों? एक्सरसाइज से नींद से क्या रिलेशन है? आप कहेंगे सर नींद करने से पाइनियल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है और वो हार्मोन रात को सफाई कर देता है, जो भी खराब मादे आपने खाए होते हैं, खराब जो केमिकल्स खाए होते हैं, बॉडी में पड़े होते हैं, उनको मेलाटोनिन खत्म करके छोड़ता है। अगर आप खाएंगे खराब और नींद भी सही नहीं करेंगे, तो ये केमिकल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और यही केमिकल आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, या यही केमिकल सेल को मार सकते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है? केमिकल के एक्यूमुलेट होने की वजह से सेल मर रहे हैं ना, ठीक है। तो भाई नींद पूरी किया करें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन नींद पूरी ना करने से डेथ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये बड़ा प्रोसेस है, स्लो 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 इम्पैक्ट करेगा। जेनेटिक ओरिजिन को रीड करें। हाँ सर, जेनेटिक ओरिजिन को रीड करते हैं। चलो genetic experiment conducted by Baron Hoflich and Paul Moorhead, scientists they indicated that we are genetically programmed to age programmed होती है पहले ही। they culture the normal embryonic human cell। इन्होंने पुराने जो है ओल्ड आदमी के सेल्स को कल्चर करवाया, मतलब क्या किया, ग्रो करवाया, ओल्ड आदमी के थे, ठीक है। तो इनकी पहले भी एज थी। कितनी एज थी? सपोज करें 50 ईयर एज थी, 20 ईयर एज थी। इट वाज फाउंड दैट ऑल द सेल लाइंस प्रोसीड टू डिवाइड 50 टाइम्स। सब ने कितनी बार डिवाइड किया? 50 टाइम डिवाइड किया। 50 टाइम डिवाइड करने के बाद सब ने डिवीजन को स्टॉप कर दिया। इट मीन्स कैपेसिटी डिवीजन करने की खत्म। कैपेसिटी डिवीजन करने की खत्म हो गई, तो अब क्या होगा? अब आदमी भी खत्म होगा। तो ये उस आदमी के सेल थे ना, सेल मर गए। इट मीन्स हमारी बॉडी में भी ऐसे सेल मरते हैं तो ऑर्गेनिज्म मरता है। भाई हम सेल से ही बने, हमारे सेल मर जाएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट किसी जगह से सेल मरेंगे, काम कम हो जाएगा, फाइनली डेथ होगी, ठीक है। द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सेल डाइज, इट इंप्लाइज नॉर्मल सेल हैव द लिमिटेड पोटेंशियल। नॉर्मल सेल में लिमिटेड पोटेंशियल होता है कि ये 50 बार डिवाइड करेगा, 100 बार, या स्किन ऐसा है जिसमें अनलिमिटेड पावर है। ठीक हो गया भाई, क्लियर हो गया ये तो। अच्छा, एक और बात भी सुने भला, अभी रीडिंग करवा रहे हैं तो इस एंजाइम का नाम याद करें, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज और केटलेज। सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज और केटलेज, ये दोनों ऐसे एंजाइम हैं जो आपकी बॉडी में पड़े जो फ्री रेडिकल्स हैं, या हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह, उनको ऑक्साइड करते हैं। तो बताएं इनका काम क्या है? एज को प्रमोट करना, एजिंग को, या एजिंग को डिले करना। इन दोनों एंजाइम का क्या काम है? और साइंस की तहकीक हो रही है कि ये एंजाइम अभी बॉडी में कम होते जा रहे हैं। ये 2 एंजाइम सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज और केटलेज आपके अंदर जो केमिकल बनते हैं, जैसे मेलाटोनिन सफाई करता है रात को, ये भी 2 मेलाटोनिन का ही काम करते हैं, ऐसा समझें। और ये मेनली मेलाटोनिन से बढ़कर भी ये है, ठीक है। चलो, क्या मुझे कमेंट में बताएं अभी, तो मैं आगे चलूं। क्या मैं कह सकता हूं कि एक मेलाटोनिन
दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा सुपर ऑक्सीडेज म्यूटेज, ठीक है, सुपर ऑक्सीडेज म्यूटेज, और तीसरा केटलेज। ये सारे के सारे एजिंग को डिले करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, जो हार्मफुल केमिकल होंगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। अगर फूड कम होगा तो जो स्टोर की हुई चीजें होंगी बॉडी में वो यूटिलाइज हो जाएंगी, तो आपके बॉडी की सफाई हो जाती है। एक्सरसाइज किया करें, भागा करें, दौड़ा करें, ठीक है। चलो भाई, अभी दूसरा जो टॉपिक है, इसके बाद मैंने तो बहुत कुछ सोचा था मगर आधा घंटा यहाँ पे निकल गया एजिंग को पढ़ने में। रीजनरेशन, भाई इसको क्या पढ़ें? रीजनरेशन को क्या पढ़ें? रीजनरेशन इतना आसान सा टॉपिक है, मैंने 100 बार पढ़ाया हुआ है। जस्ट यहाँ पे एक चीज रहती है जो हमने नहीं पढ़ी, बाकी सारे की सारी चीजें हमारी कवर हैं। सुने भाई, अब मैं पूछता जाऊंगा कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एक ही बात थी, याद है? फ्रेगमेंटेशन पीसेस में टूट जाना, हर स्पेशल था ना वो, हाँ, एडवांस टाइप की रीजनरेशन थी। तो ये कहेगा कि रीजनरेशन पार्ट्स जो लॉस हो जाते हैं उनसे दोबारा फिर पार्ट्स बन जाना की कैपेबिलिटी को रीजनरेशन कहते हैं। और ये जो पावर है मैच्योरिटी के बाद किसी एनिमल में होगा, किसी एनिमल में खत्म हो जाएगा। मुझे बताएं, मैंने पढ़ाया हुआ है कि रीजनरेशन की कैपेसिटी कॉम्प्लेक्स एनिमल में ज्यादा होगी या सिंपलर एनिमल में ज्यादा होगी? जिसकी डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होगी रीजनरेशन कम होगी, ठीक है। हम माँ के पेट से बनते हैं, हमारी डेवलपमेंट के लिए ग्रे क्रेसेंट चाहिए, ज्यादा हम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी में रीजनरेशन कम होगी, लिमिटेड ऑर्गन में होती है, स्किन, लिवर, जबान वगैरह, नेल्स, हेयर में होती है, बाकी और कहीं नहीं होती। डिस्कस की हुई है ये, ठीक है ना। मूविंग तो आगे, तो अदर कोई लॉस कर देता है, हम लॉस कर देते हैं मेच्योरिटी के बाद, रीजनरेशन हमारी होती नहीं। हायर एनिमल लॉस कर देंगे, लोअर में रहेगी, कोई तो लोअर भी लॉस कर देते हैं। इट इज मच मोर कॉमन इनवर्टिब्रेट देन वर्टिब्रेट, पढ़ा हुआ है। सिंपल एनिमल में ज्यादा होगी, पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। आप कहेंगे सर पढ़ा क्यों रहे हैं? अभी कहूंगा हाइड्रा में होती है, स्टार फिश में होती है, हाँ भाई देखा था, ठीक है। ईच पार्ट कैन रीजनरेट इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पढ़ा था। अमंग आर्थ्रोपोड यूजुअली अपेंडेजेस, जो अपेंडेजेस होती है ना आर्थ्रोपोड में, वो रीजनरेट करती हैं। सलेमंदर, जो सलेमंदर और लिजर्ड, सलेमंदर ये एम्फीबियन है, सलेमंदर ये एम्फीबियन है, ठीक है। लिजर्ड कैन रीजनरेट देयर टेल। इन बर्ड्स एंड मैमल्स रीजनरेशन इज मोस्टली लिमिटेड टू द स्मॉल वाउंड्स। चोट लग जाती है ना और वो हील हो जाती है, तो हमारे बॉडी में भी रीजनरेशन है मगर लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। और जो वाउंड भरता है ना, जो नए सेल बनते हैं वहां पे नया मास बनता है, उनको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इट सीन दैट रीजनरेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। सही कह रहा है। डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल, ज्यादा डिफरेंशिएटेड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़ी रीजनरेशन, एंटागोनिस्टिकली हो गए। सही कह रहा है। द ग्रेटर द डिफरेंशिएशन अमंग द सेल्स बॉडी, लेजर द रीजनरेशन। ओके भाई, ओके भाई, एबनॉर्मल डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट पढ़ी हुई है हमने, सारे की सारी। एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मकसद क्या है मुझे बताएं, मुझे बताएं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर सही 100% सही बने, नहीं भाई, थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो बच्चे के स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होगा तो फंक्शन भी सही नहीं करेगी वो बॉडी, है ना, फंक्शन पे भी आ जाएगा। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन जब ऑर्गेनिज्म का सही ना हो तो इसे हम कहेंगे ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। अब एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़ी इसकी मैं रीडिंग कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ रह न जाए, ठीक है। टेराटोलॉजी स्टडी को कहते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रीसिली कंट्रोल्ड ऑर्डरली सीक्वेंस phenomena sometime due to the mutation, UV radiation, some drugs during the pregnancy। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, कि पहले क्लीवेज होगी, मोरुला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, गैस्टूला बनेगा, ऑर्गन बनेंगे। ये एक सीक्वेंस है फिनोमेना मेथड्स की, और उसमें
कोई स्टेप मिस हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा किसी ड्रग्स वगैरह की वजह से, मुझे बताएं। अगर एक फीमेल हो, प्रेग्नेंट हो, उसको हेपाटाइटिस हो जाए, आपने सुना होगा तभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हेपाटाइटिस बीमारी हो जाए तो क्या डॉक्टर उसका इलाज कंटिन्यू करेगा हेपाटाइटिस का? नहीं, क्योंकि हेपाटाइटिस के ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल हैं जो माँ को तो बीमारी से निजात देंगे मगर बच्चे के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि बच्चा बन तो नहीं गया ना, बच्चे के पास सारे ऑर्गन तो नहीं है बने हुए, बच्चा अभी माँ से फूड ले रहा है, तो माँ से वो वायरस, वो जो ट्रीटमेंट केमिकल हैं वो बच्चे के पास जाएंगे और बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होगी उसको कभी रोक देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी ये वो वगैरह। तो ये है एबनॉर्मल डेवलपमेंट के बहुत प्रोसेस हैं। मैक्रोसेफली, छोटी खोपड़ी बन, स्कल छोटी बनती है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। मुझे बताएं, मैंने पढ़ाया था सपोर्ट एंड मूवमेंट में, ये पैलेट है, माउथ का अपर, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, मैक्सिला। अगर लिप के अंदर क्रैक आ जाए, लिप के अंदर, जैसे कहेंगे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट का मतलब कटा हुआ, और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब लिप सही होगा, अंदर जो दांत जिसमें लगे हुए हैं मैक्सिला में, वो मैक्सिला कटा हुआ होगा, पैलेट कटा हुआ होगा। तो ये चीजें हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। पॉलीडिक्टाइली, पॉलीडिक्टाइली एक्सरसाइज नंबर ऑफ जो डबलिंग ट्रिपलिंग हो जाती नहीं है कभी कभी, ये जो होती है डिजिट हैं, डिजिट जो है बढ़ जाती हैं, डबल हो जाती हैं, ठीक है। डिजिट के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। एक्सेसिव नंबर होगा फिंगर्स का, ठीक है, या टोज का, हैंड में या माउथ में। और डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो मतलब राइट, कार्डिया मतलब हर्ट, मतलब हर्ट कहाँ पे बनेगी? राइट की तरफ। मैंने बताया था कि हर्ट के दो सेल्स होते हैं, दो, जो राइट वाले सेल्स होते हैं उनके एओर्टा बनता है उनसे, जो लेफ्ट पर सेल होते हैं उनसे हर्ट बनती है, ठीक है। और कभी कभी इन सेल को मैसेज दिया जाता है ये हर्ट बनाते हैं और ये वाले एओर्टा बनाते हैं, तो हर्ट राइट पर आ जाती है, इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया का पता है आपको कि 6 नंबर अमाइनो एसिड पे म्यूटेशन हो जाती है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? वेलाइन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वजह से कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है बताएं कमेंट में? ऑक्सीजन नहीं ले सकती आरबीसी और स्ट्रक्चर जो है वो सिकल बन जाती है, क्रेसेंट बन जाती है, ऐसे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, ये क्या है याद है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, ये भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम 46 से या तो -1 हो जाएगा या 46 से +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ट्राइसोमी कहते हैं। क्लाइनफेल्टर में 6 क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है, 6 क्रोमोसोम बढ़ जाता है, XXY। क्लाइनफेल्टर मेल एबनॉर्मल होता है। और टर्नर सिंड्रोम में X0 हो जाता है, 2X की जगह पे XX, यानी यहाँ पे 46 -1 टर्नर सिंड्रोम में होता है, और क्लाइन और डाउन सिंड्रोम में 20। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इतना पता होगा, एंट्री के बच्चे हैं। ये होमोफिलिया क्या है? हेमोफिला, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते। क्लॉटिंग फैक्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, कितने टाइप के हैं क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 वगैरह, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं, मगर जो हेमोफिला होती है वो 8, 9, 11 की वजह से खास करके होती है, और सेक्स लिंक्ड भी होती है, ऑटोसोमल भी होती है। हेमोफिला उसको कहते हैं जब ब्लीडिंग हो, स्टॉप ना हो, क्लॉट ना हो पाए। ठीक हो गया भाई? क्या कह रहा है फयाज? साइन लगाई है क्वेश्चन की। राइट हर्ट को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहेंगे, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो मतलब राइट, कार्डिया मतलब हर्ट। हर्ट राइट साइड पर बनेगी, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। डेक्स्ट्रोकार्डिया में उसका फंक्शन नॉर्मल, हाँ फंक्शन नॉर्मल होगा, फंक्शन में कोई मसला नहीं होगा। चलो भाई, ये आपका चैप्टर हो गया पूरा। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। थैलेसीमिया पता है ना आपको? थैलेसीमिया क्या है? हाँ, थैलेसीमिया क्या है? ब्लड सही बनती है नहीं सही बनती?
नॉर्मल होती है एबनॉर्मल होती है? एबनॉर्मल होती है। तो क्या है इसका इलाज? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। भाई ये एमसीक्यूज है, अब लिख दिए हैं। तो नीलम कह रही है पॉलीडेक्टाइली क्या है? फिंगर्स हाथ में कितनी होती हैं? 5 ना। 5 की जगह अगर यहाँ पे इस 2 फिंगर्स हो जाएं या ये 2 हो जाएं, ठीक है, फिंगर्स या टोज का बढ़ जाना पॉलीडेक्टाइली कहते हैं इसको। सुने भाई, सुने भाई, सुने सुने सुने। इंटरकेलरी मेरिस्टम अकर एट, इंटरकेलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं? मुझे आप बता दे जाएं। बेस ऑफ इंटरनोड या बिलो द इंटरनोड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम? बोथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पढ़ाया हुआ है कि नोड और इंटरनोड, हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ caused due to the activity of cambium phellogen of cork, both A and B, none of them। हाँ भाई क्या कह रहे हैं? बोथ क्यों कह रहे हैं? कैम्बियम तो है, इसका मतलब क्या है? फेलोजन ऑफ कॉर्क, वस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये वस्क्यूलर कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम। चलो भाई ओके। द एग ऑफ चिक इज लेड एट अलाइकेडी स्टेज, पता नहीं कौन सी स्टेज पे एग लेग करेगा, कौन सी स्टेज? अच्छा कितना टाइम लगेगा यहां तक? चलो भाई मूविंग टू आगे। द ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इनटू, ब्लास्टोडर्म किसमें स्प्लिट होगी? ब्लास्टूला की लेयर पूछ रहा है, किसमें? इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाँ सही है, और ऑप्शन देखेंगे भी नहीं, सही नहीं होंगे, छोड़ दें उनको। और क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ इन विच एम्ब्रियोनिक सेल, पता नहीं क्या कह रहा है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होगा ना, एम्ब्रियो का इंड्यूस करना दूसरे को। नर्व कॉर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या ऑल ऑफ देम? नर्व कॉर्ड, न्यूरल प्लेट। ए भाई नोटोकॉर्ड डेवलप फ्रॉम एक्टो, एंडो, मीजो। हाँ मीजो, क्यों एक्टो कह रहे हैं? नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटल सिस्टम का ऐसा हो गया। किडनी डेवलप फ्रॉम एपीमेयर, हाइपोमेयर, मीजोमेयर। हाँ क्या कह रहे हैं आप? मीजो पढ़ाया हुआ है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में नहीं लिखा हुआ, मगर मैंने आपको पढ़ाया है ये मीजोमेयर से, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज देखा था तो मुझे वहां पे देखा था कि नहीं है वहां पे इसकी डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है भाई? क्लीवेज होगी, फिर मोर्यूला, फिर ब्लास्टूला, सही है, बाकी को क्यों देखेंगे हम, ये सही है, आगे एमसीक्यूज नहीं है। चलो इनब्रायोफाइट, एक तो रह गया ना ये, इनब्रायोफाइट। इनब्रायोफाइट ग्रोथ टेक्स प्लेस एट, कहाँ पे होगी? एपेक्स पर होगी, लेटरल रीजन पर होगी, हर जगह, ऑल ऑफ देम होगा, थ्रू आउट द बॉडी होगा? गलत कह रहे हैं भाई, सी होगा, सी होगा। अगर आप कह रहे हैं एपेक्स पर होगी तो ब्रायोफाइट बड़ा होता, नीचे और ऊपर और साइड पर होती तो विड्थ होती। ब्रायोफाइट डिफरेंशिएटेड हैं क्या इनटू रूट और शूट? लंबे हैं क्या? मास हैं तो थ्रू आउट द बॉडी में डिवीजन होती है। डिवीजन के कौन सा सेल कैपेबल है? मेरिस्टेमेटिक लिखा हुआ है तो और कुछ को देखेंगे भाई। चलो मूविंग टू आगे, जल्दी जल्दी में एमसीक्यू सॉल्व किए हमने। ये क्या कह रहे थे, कौन सा टॉपिक बताएं, जल्दी में बताएं, कौन सा टॉपिक रह गया है आपका? रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। अरे भाई ये वही एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्ट वाला, याद करें। हाँ नहीं है याद? ग्रे क्रेसेंट होगा तो बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बस अगर जिस एग से ग्रे क्रेसेंट निकाला जाए, एग को फर्टिलाइज किया जाए स्पर्म से, और वो विदाउट ग्रे क्रेसेंट, क्या बच्चा पैदा होगा या खाली अनडिफरेंशिएटेड मास बनता जाएगा?
ये लिखा हुआ है इसमें, नथिंग एल्स। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। और आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा होगा भाई, बताएं बताएं तो कमेंट में कौन सा चैप्टर है, क्या पढ़ना है। सिक्स स्टार्ट करें, पक्का पक्का वाला। चलो 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 चलो, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्निकल, टिपिकल, लॉजिकल, बेहतरीन चैप्टर है भाई।